नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में आयरन की अधिकता के कारण कौन सी समस्या हो सकती है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मानव शरीर में जब आयरन की अधिकता हो जाती है तो हेमोक्रोमैटोसिस समस्या हो सकती है, जिसे हिंदी में रक्त वर्णकता भी कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस पादप जगत को उभयचर के नाम से जाना जाता है? जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इन्हें उभयचर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP को किसने विकसित किया था? तो AI के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP है, उसे जॉन मैकार्थी ने डेवलप किया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI और सेबी पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि IRDA बीमा कारोबार को नियंत्रित करती है, बीमा कारोबार को। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। पांचवा प्रश्न है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी के बाहरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो पृथ्वी की बाहरी परत है उसे हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहा जाता है। क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बनी हुई है, इसे इसलिए सियाल परत भी कहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बाहरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका प्रतिशत है 46.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव बायोफिकेशन या जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है? तो बायोमैग्निफिकेशन के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, मरकरी। बायोमैग्निफिकेशन के कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स या अन्य क्लोरीन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है या जिन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल में शामिल श्रेणी में शामिल किया जाता है, वैसे पदार्थ आते हैं। इनमें हैवी मेटल्स में आपका मरकरी आ जाता है, आर्सेनिक्स आ जाता है, तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स आते हैं, PCBs आते हैं, टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो होती है वो बायोमैग्निफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। सातवां प्रश्न है, किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है? तो जो O रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें सर्वदाता की श्रेणी में डालते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ये सर्वदाता होते हैं, इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं होता है। AB जो होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, सर्वग्राही, इनमें एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती। यदि आपको ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता की बात करेगा, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता की, तो कार्ल लैंड स्टीनर स्टीनर की बात आएगी। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा था। आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, संघ सूची, सॉरी दोस्तों, राज्य सूची। जो पशुधन और पशुपालन का विषय है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमेशा राज्य सरकार को ही होता है। नौवां प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 के ए में है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। श्री वीरेंद्र घोष द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1907 में। MG रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे जी ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे जी के द्वारा 1887 में स्थापित की गई थी। और पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी, देव समाज की स्थापना की गई थी। 11वां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को, और जो तीसरा सम्मेलन है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र कांग्रेसी नेता थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। और भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले
प्रथम भारतीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इनकी राजधानी थी लखनौती, यहाँ लिख दे रहा हूँ लखनौती। सेन वंश की राजधानी लखनौती हुआ करती थी। और वज्रहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक थे। वज्रहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी कुलाल व तलकाड थी। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी थी यह पाटलिपुत्र थी। शिवमुख द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। सातवाहन वंश, इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था, प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा? स्वर्णरेखा पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। पाइकारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 39A के अंतर्गत वर्णित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन की वकालत करता है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48A के अंतर्गत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान 350A के अंतर्गत है। और संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, या 300 के A के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन है। नियासिन। कैल्सीफेरोल आपके विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन B5 आपके पेंटोथेनिक अम्ल का विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा और जानकारी। जैसे कैल्सीफेरोल विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, बच्चों में। और ओस्टियोमलेशिया वयस्कों में होने वाली समस्या है, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है। और विटामिन B3 की कमी से, जो कि निकोटिनामाइड या नियासिन है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसे त्वचा दाद भी कहते हैं। त्वचा दाद या फिर 4D सिंड्रोम हो जाता है। 4D सिंड्रोम हो सकता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। जनन शक्ति में कमी आ जाती है। और जो पेंटोथेनिक अम्ल है, इसकी कमी से बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि की समस्या हो सकती है। 16वां प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस दोस्तों 17 मई को मनाया जाता है। नीचे ऑप्शन में होगा, अभी मैं बता दूंगा। 31 मई को आपका विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस, फिर से मैं बता दे रहा हूं, 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, जबकि 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। सोंगडू किस देश की संसद का नाम है? सोंगडू दोस्तों भूटान की संसद का नाम है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है। और डेनमार्क की संसद का नाम फोलकेटिंग है। फोलकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। राजकोषीय नीति बनाना, कराधान, वित्तीय संस्थाओं, पूंजी बाजार, केंद्र राज्य में वित्त का बंटवारा, ये सभी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। आरबीआई जो है आपकी मौद्रिक नीति बनाती है, एग्जाम में पूछता है। मौद्रिक नीति बनाने का काम आपका आरबीआई का है। इसके अतिरिक्त जो मुद्रा जारी करती है, साख नियंत्रित करती है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह शेयर मार्केट को नियंत्रित करती है, शेयर मार्केट को विनियमित करती है। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी स्थापना
99 में की गई थी। ये बीमा कारोबार को नियंत्रित करती है, बीमा कारोबार को। 19वां प्रश्न है, आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, बंधन बैंक की। द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन एसबीआई की टैगलाइन है। केनरा बैंक की है टूगेदर वी कैन, टूगेदर वी कैन। बंधन बैंक की आपको मैंने बताया कि योर वेलफेयर एवरीवन इज वेलफेयर। और एचडीएफसी की जो टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। देना बैंक की टैगलाइन दोस्तों, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। और पीएनबी की जो बैंक की टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपान। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा की है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। एक बार और देख लेते हैं, द बैंकर टू एवरी इंडियन एसबीआई की टैगलाइन है। केनरा बैंक की है टुगेदर वी कैन। बंधन बैंक की है योर वेलफेयर एवेन्यूज वेलफेयर। और एचडीएफसी की है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। देना बैंक की है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। पीएनबी की है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और बैंक ऑफ बड़ौदा की है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह पैसों के लेन देन में डिजिटल माध्यम होता है जो पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसके अतिरिक्त आपका एनईएफटी भी है जो डिजिटल माध्यम से पैसों के लेन देन में मदद करता है। आईएमपीएस भी है। एनईएफटी की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है। और आईएमपीएस का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे और इसी तरह के वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।